एएसपी डॉट नेट एमवीसी कोर में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इन एंटिटी फ्रेमवर्क। लास्ट टाइम हम लोगों ने एंटिटी को यूज किया था और एंटिटी की जो फर्स्ट अप्रोच थी जो कि थी कोड फर्स्ट अप्रोच, इसके ऊपर हमने बात करी थी, जिसमें ये होता है कि आप जो मॉडल क्लासेस होती हैं उसको क्रिएट करते हुए अपनी डेटाबेस की क्रूड एप्लीकेशन बना रहे होते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेटा फर्स्ट का, जिसको आप डेटाबेस फर्स्ट भी कह सकते हो, डेटा फर्स्ट भी कह सकते हो। अब इसमें और कोड फर्स्ट में फर्क क्या है, पहले हम इसकी बात करेंगे और उसके बाद इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरीके से डेटा फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा फर्स्ट अप्रोच में होता ये है कि हमारे पास जो मॉडल की प्रॉपर्टीज होती हैं या मॉडल की जो इन शॉर्ट पूरी क्लास होती है, वो क्लास हमारे डेटाबेस के टेबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। मतलब ये कि आपने क्या करना है, डेटाबेस अगर आपके पास मौजूद है या आपके पास डेटाबेस नहीं भी, तो आपके पास जो ऑलरेडी डेटा के बेस के टेबल्स पड़े हुए हैं उनको देखते हुए अपने मॉडल क्लासेस और मॉडल क्लासेस की प्रॉपर्टीज को जनरेट करवाना है। यानी कि आज की क्लास में हम लोग मॉडल के ऊपर बात नहीं करेंगे, मॉडल के साथ हमने कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई थी उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा डेटा के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। ये अप्रोच जब यूज कर रहे होते हैं आप यूजुअली जब आपके पास किसी भी एप्लीकेशन का डेटाबेस पहले से मौजूद होता है। और समटाइम प्रोजेक्ट जब हम बना रहे होते हैं तो हम यही करते हैं कि डेटाबेस की जो यूआई होती है, यानी कि डेटाबेस का जो ब्लू प्रिंट है, जो कि स्ट्रक्चर होता है, वो हम बना के पहले से रख लेते हैं कि भाई ये हमारे कॉलम्स होंगे, ये टेबल्स होंगे, ये रिलेशन होगा उनका आपस में। तो डेटाबेस वाला काम हम पहले से करके रख लेते हैं। फिर उस डेटाबेस को देखते हुए अपनी मॉडल क्लासेस हम क्रिएट कर रहे होते हैं यूजिंग डेटा फर्स्ट अप्रोच। तो इस ये जब सूटेबल है, जब आपके पास डेटाबेस पहले से मौजूद है, तब आप ये सिनेरियो यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज करने में कुछ स्टेप्स होंगे, जाहिर सी बात है कि आपने पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। तो बड़े ही सिंपल स्टेप्स हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं, और इनको फॉलो करते हुए आप इजीली अपनी डेटा फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए क्रूड एप्लीकेशन एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का ये फायदा है आपके पास कि आप जो है ना जिस तरीके से चाहो उस तरीके से काम को मैनेज कर सकते हो। यूजुअली एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट नेट कोड जो है ना हमें ये रिकमेंड करके दे रहा होता है कि आप कोड फर्स्ट अप्रोच का यूज करें। उसमें ये होता है कि जाहिर सी बात है डेटाबेस के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं होता, उसमें आपका आप बस कोडिंग करते हैं, डॉट नेट की क्लासेस वगैरह क्रिएट करते हैं और डेटाबेस आपका ऑटोमेटिकली बन रहा होता है। लेकिन मैं पर्सनली किसी भी प्रोजेक्ट के साथ डेटा फर्स्ट अप्रोच यूज कर रहा हूँ, उसका रीजन सिंपल ये है कि मैं यूजुअली डेटाबेस पहले क्रिएट कर लेता हूँ एप्लीकेशन का, उसके बाद मैं कोडिंग की तरफ आ रहा होता हूँ। तो अगर आपके पास डेटाबेस अवेलेबल है तो आप यूज कर सकते हैं डेटा फर्स्ट अप्रोच, अदरवाइज आपके पास कोड फर्स्ट का ऑप्शन तो अवेलेबल होता ही है। तो स्ट्रेट चलते हैं कोडिंग की तरफ, और कोडिंग पे जाने से पहले आज हम चाहेंगे डेटाबेस की तरफ, क्योंकि डेटाबेस में आने के बाद वहां पे हमने एक बेसिक सा डेमो के तौर पर टेबल्स और डेटाबेस क्रिएट करना है, ताकि हम उसके ऊपर आगे काम इंप्लीमेंट कर सकें। तो एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर लिया है, कनेक्शन में बिल्डअप करता हूँ। और जो मेरा सर्वर नेम है इसको आप नोट कर लें, इसकी हमें बाद में नीड पड़ेगी। तो कनेक्ट करने के बाद हम डेटाबेस पे चलते हैं, और ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है जो लास्ट टाइम बनाया था मैंने 2B वाला। इसके अंदर आते हैं, एक टेबल क्रिएट था मेरे पास एम्प्लॉइज का। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हो या एक काम कर लेते हैं हम लोग, एक बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल चीज आसान हो जाए, पुराना डेटाबेस यूज नहीं कर रहा। एक बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस आपके सामने हम क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखता हूँ मैं PR 2020-02B, और इसका हम रख देंगे ठीक है, मैंने एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब इस डेटाबेस को हम एक्सपेंड करते हैं और टेबल्स के ऊपर आते हैं। आपके सामने बिल्कुल फ्रेश डेटाबेस है, कोई टेबल अवेलेबल नहीं है। अब टेबल बनाना है हमने यहाँ पे, अब टेबल बनाना आपके ऊपर है, आप जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो। आप यूआई के थ्रू भी बना सकते हो, और आप जो है ना क्यूरी के थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू भी डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर नाउ हम यहाँ पे जो यूआई वर्जन है उसको यूज कर रहे हैं। और जो टेबल बनेगा बिल्कुल सिंपल सा टेबल मैं क्रिएट करूंगा, ज्यादा कुछ इसमें हम रिलेशन वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। जस्ट सिंपल सा टेबल होगा, स्टूडेंट के से रिलेटेड हम बना लेते हैं। फॉर सपोज एक आईडी की फील्ड होगी उसमें विच इज इंटीजर। उसके बाद हम बात करेंगे नेम के हवाले से, तो नेम की फील्ड बनाते हैं जिसके टाइप वॉचर रखेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जेंडर के हवाले से, विच इज ऑल्सो वॉचर। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एज की इंटीजर के साथ, और लास्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्लास के लिए बनाया है मैंने। और क्लास का जो वर्ड होता है, क्लास इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्लास का जो वर्ड होता है वो सी शार्प में रिजर्व वर्ड होता है। तो मॉडल के अंदर फिर क्लास नाम की प्रॉपर्टी बनती है, तो फिर इशू क्रिएट हो रहा होता। तो हमने क्या कर लिया, स्टैंडर्ड नाम से एक बना लिया कॉलम अपना। बाकी इन सबको हम कर देंगे नॉट नल। और फाइनली हमने यहाँ पे एक प्राइमरी को क्रिएट करना है, तो हम आईडी के ऊपर अपनी प्राइमरी की सेट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट का जो फीचर होता है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये सारे काम आपको आते होंगे, आपने इसको पढ़ा हुआ होगा, तो ये सब वही चीज़ है। आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में आके इसको आप यस करवा लें। आप इस सिंपल टेबल को करेंगे आप सेव। उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं नाम दे रहा हूँ फिलहाल स्टूडेंट। ठीक है, मैंने इसका नाम जो है ना स्टूडेंट नाम दे दिया। और अब आपके सामने पेज को हम रिफ्रेश करते हैं टेबल को अपने।
ये हमारे पास अभी तक का लुक है टेबल का जो कि एम्प्टी है। अब स्ट्रेट चलते हैं अपनी डॉट नेट की एप्लीकेशन की तरफ, वहाँ पे अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश प्रोजेक्ट है बिल्कुल, जिसको मैंने डॉट नेट कोर वर्जन 5 को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। ठीक है, आपके सामने राउटिंग वगैरह जो है यहाँ पे इनेबल है, क्योंकि मैंने टेम्पलेट यूज़ किया था जैसे लास्ट टाइम हमने यूज़ किया है। और आपके सामने जो बेसिक मिडल वेयर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे इनेबल होते हैं। अच्छा, अब हमने करना ये है कि स्टेप्स की तरफ चलते हैं जो हमने वहाँ पे लिखे हुए थे अपनी थ्योरी के अंदर। फर्स्ट हमने ये करना है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है फ्रॉम नुगेट पैकेज मैनेजर से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको पहले डाउनलोड कर लेते हैं। पैकेज मैनेजर आपको कहाँ मिलेगा, आपको प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज नुगेट पैकेज मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे और ये आप आएंगे ब्राउज के बटन के ऊपर और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट पैकेजेस आ रहे होंगे। आप सिंपल यहाँ पे सर्च कर लो एंटिटी फ्रेमवर्क और आगे आप सर्च करेंगे एसक्यूएल, क्योंकि एंटिटी फ्रेमवर्क जो होता है वो डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसके SQLite के लिए भी, एसक्यूएल के MySQL के लिए यूज कर रहे होते हैं, पोस्टग्रे और डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर दिस वन यूज करेंगे, हम उसको कर देंगे सिंपल इंस्टॉल। अच्छा, इंस्टॉलेशन का तरीका बड़ा सिंपल है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया था। जो भी आपसे ये वार्निंग पूछेगा आप इसको कर लें एग्री, और इसके लिए आपका इंटरनेट का होना जरूरी है और ये कुछ ही देर में आपके लिए एंटिटी को सॉल्व कर देगा। सॉल्यूशन हमारे पास सक्सेसफुली डन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने, अगर हम अपनी चलें स्लाइड की तरफ, तो वहाँ पे एक हमने कमांड लिखी हुई है। कमांड हमसे क्या कहती है इसको थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कमांड फॉर माइग्रेशन इन डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, यानी कि अगर आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहे हो तो आपको ये कमांड है, ये लाइन नंबर 3 के ऊपर, इस कमांड को जो है ना राइट डाउन करना है नुगेट पैकेज मैनेजर कंसोल के अंदर। जो कंसोल वाला पैकेज मैनेजर होता है हमारे पास, वहाँ पे इसको राइट डाउन करना है। ये कमांड हमारे लिए क्या करेगी और कमांड में लिखा हुआ है क्या, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसको जरा मैं कॉपी कर लूँ पहले और उसके बाद हम जरा पैकेज मैनेजर पे चलते हैं, वहीं पर ही आपको मैं समझा देता हूँ कमांड में वो क्या रहा है। टूल पे आएंगे आप, मैनेज नुगेट पैकेजेस पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कंसोल के ऊपर आएंगे और ये आपके लिए पावर शेल जो है वो ओपन कर देगा। इसको क्लियर कर दें फिलहाल। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, वो कमांड को जो कॉपी किया था आपने सिंपल पेस्ट कर देना है। अब इस कमांड में हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है escape for DB context। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है जो कि लास्ट टाइम हम लोगों ने खुद मैन्युअली बनाई थी, तो उस क्लास की यहाँ पे जनरेशन की जा रही है कि हमें डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास चाहिए। एक बात तो हम ये कर रहे हैं। दूसरा हम काम ये कर रहे हैं कि हमने जो सर्वर होता है वो हमने चूज करना है। अब सर्वर जो है हमारा, उस सर्वर के लिए मैंने कहा था आप सर्वर का जो नाम होता है वो कॉपी कर लें। तो सर्वर नेम आपको कहाँ से मिलेगा, आप डेटाबेस पे जाएं अपने एसक्यूएल सर्वर पे और यहाँ पे आने के बाद जब आप कनेक्शन को स्टेब्लिश कर रहे होते हो तो आपके सामने सर्वर नेम आता है। सर्वर नेम को कर लें हम कॉपी और अगेन कनेक्शन को बिल्डअप कर लें और यही सर्वर नेम आपने अपनी कमांड के अंदर आके पेस्ट कर देना, सर्वर नेम इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली सर्वर नेम आ गया। मैं मैनुअली लिख देता हूँ क्योंकि नाम थोड़ा सा आई थिंक बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से ये कर रहा होगा। बहरहाल तो यहाँ तक हमारा हो गया सर्वर नेम। ठीक है, उसके बाद है डेटाबेस। अब डेटाबेस हमने जो बनाया था वो आप नाम यहाँ पे यूज कर लेंगे, PR 2020-02 और आई थिंक एनोदर्स के साथ वर्ड लगा हुआ था मैंने। तो ये मैंने जो भी फ्रेश डेटाबेस बनाया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दो चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास है ट्रस्टेड कनेक्शन। ठीक है, ये वही स्ट्रिंग है हम लोगों ने लास्ट टाइम जो मैनुअली बनाई थी ना खुद से, तो यहाँ पे हम कमांड में लिखेंगे, कमांड के थ्रू ऑटोमेटिकली ये ऐड कर देगा हमारी स्टार्टअप फाइल के अंदर। अब इसका मतलब होता है कनेक्शन, ट्रस्टेड कनेक्शन का मतलब यहाँ पे जो होता है कि हमारे डेटाबेस सर्वर के अंदर सिक्योरिटी लगी हुई लॉगिन पासवर्ड की, तो हम यहाँ पे कर देंगे ट्रू, जो कि लगी होती है हमारे पास। और लास्ट में हमने याद है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का रेफरेंस भी ऐड किया हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली वही काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक काम कर देगा, यानी कि रेफरेंसेस वगैरह जो है मॉडल क्लासेस के अंदर ऐड कर देगा और जो स्टार्टअप फाइल है हमारी उसमें रेफरेंस ऐड कर देगा। ठीक है, और जो मेथड हमारा लास्ट टाइम हमने यूज किया था एसक्यूएल सर्वर का मेथड, जिसके थ्रू हम कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने मेथड में पुट कर रहे थे सीएस बना के, तो वाला मेथड भी ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। और आखिर में ये है कि अब अंडरस्टूड बात है कि जो डेटाबेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट करवाया हुआ है ना, इस डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कॉलम्स, जो भी टेबल्स बने हुए हैं हमारे पास ऑलरेडी, उनकी ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली मॉडल क्लासेस क्रिएट करेगा। तो मॉडल क्लासेस कहाँ पे आएंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे हाइफन ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल आप हाइफन लगाएं, स्पेस के साथ लगा दी हाइफन आउटपुट DIR। आउटपुट का मतलब है कि कहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए, DIR का मतलब डायरेक्टरी, कौन सा फोल्डर। तो आप बता दें इस फोल्डर में मुझे अपना आउटपुट चाहिए, यानी कि सारी मॉडल क्लासेस इस फोल्डर में चाहिए। इस डेटाबेस से रिलेटेड सारी मॉडल क्लासेस जो बन के आएंगी वो इस फोल्डर में आपको मिलेंगी। तो ये कमांड सिंपल, इसको आप
रन कर दें और ये जो कोड्स हैं बेसिकली कोड थोड़ा सही कर लिएगा क्योंकि कोड जो मैंने कॉपी किए थे वो थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड है, इसको आप करते हैं सिंपल रन, और ये बिल्ड स्टार्ट की कमांड चल रही है हमारे पास, थोड़ा वेट करते हैं। एरर आने का रीजन ये है कि हमने यहाँ से डिफॉल्ट प्रोजेक्ट अपना जो है उसको चेंज नहीं किया। हमारे पास अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो है डेटा फर्स्ट का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। तो उसके पास चलते हैं, अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं और दोबारा करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट की। अच्छा, स्टिल हमारे पास एक एंटिटी का रेफरेंस मिसिंग है जिसकी वजह से ये एरर क्रिएट करके हमें दे रहा है। ओके, एरर आने का रीजन हमारे पास ये था कि अभी हमारे पास जो एरर आ रहा था वो उसको एक और पैकेज चाहिए एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ, हमें टूल का पैकेज होता है वो भी हमें चाहिए होता है, जिसकी वजह से एरर क्रिएट करके हमें दे रहा था। तो वो पैकेज आपको कहाँ से मिलेगा, आप सिंपल वहीं पर ही जाएंगे नुगेट पैकेज मैनेजर पे, और यहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल कर लिया ऑलरेडी, मैं आपको बता देता हूँ दिस वन। आपको ये पैकेज भी लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। आपने इसको सर्वर के साथ साथ कोर के साथ टूल का जो पैकेज है ये भी यूज कर लेना, तभी जाके आपके लिए आपकी मॉडल क्लासेस क्रिएट कर देगा, जैसे कि मेरे सामने उसने क्रिएट कर दी है। ये मेरा टेबल था, टेबल से रिलेटेड उसने ऑटोमेटिकली मॉडल क्लास क्रिएट करके दे दी मेरे को, और साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट क्लास थी वो भी इसने बना दी डेटाबेस के हवाले से, और इसके अंदर जो कंस्ट्रक्टर था वो भी इसने क्रिएट कर दिया, जो डीबी सेट का मेथड था वो भी क्रिएट कर दिया, ठीक है, और जो हमारी स्ट्रिंग थी वो भी इसने सेट कर दी, यानी कि सारे काम हमारे ऑटोमेट हो गए। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड स्टेप था वो भी तकरीबन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को अपने जो है ना स्टार्टअप के अंदर ऐड करना है, ठीक है। हमारा लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप है हमारा ये, ठीक है। इसकी तरफ चलते हैं, तो दोबारा प्रोजेक्ट पे चलते हैं, और लास्ट टाइम बता चुका हूँ मैं, स्टार्टअप फाइल में आप आएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगर सर्विसेज का मेथड। इस मेथड में आपको आना है और अपनी स्ट्रिंग को पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल वार कनेक्शन नाम का वेरिएबल है मेरा इस दफा, ठीक है, और इसमें आके मैं अपनी जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको पेस्ट कर लूंगा। तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं जल्दी से इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन हम चेंज कर लेंगे यहाँ से। तो जैसे कि सर्वर नेम जो था मेरा, ठीक है, और इसके अलावा डेटाबेस जो है हमने वो अलग बनाया है, बाकी सब चीज़ हमारी तकरीबन सेम रहेंगी, ठीक। तो ये हमारी आ गई स्ट्रिंग। अच्छा, ये एक स्लैश का मसला कर रहा है, तो इसमें आप जो है ना इस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर आपके सर्वर नेम में या कहीं पे भी स्लैश का वर्ड यूज हो रहा है, तो ये इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आपने वही सर्विसेज का जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू हमने इस कनेक्शन वाले वेरिएबल के स्ट्रिंग को पास करवाना है। तो सर्विसेज डॉट एक मेथड है हमारे पास, एड डी बी कॉन्टेक्ट, एड डी बी कॉन्टेक्ट, और इसमें आप पास करेंगे अपनी कॉन्टेक्ट क्लास। तो कॉन्टेक्ट क्लास का नाम क्या है मेरे पास, मेरे ख्याल से पढ़ लेता हूँ मैं, यहाँ पे नाम क्या आ रहा था, पी आर के करके नाम आ रहा है। तो हम यहाँ पे जो भी नाम था इसको एज इट इज आप जो है ना कॉपी कर लें, और यहाँ पे वही नाम आप कॉन्टेस्ट क्लास का अपनी पेस्ट करनी है। नाम तो ऑटोमेटिक आएगा, उसने खुद बनाई कॉन्टेस्ट क्लास। अच्छा, उसके बाद ये कि आपने यहाँ पे ऑप्शंस करके जो है ना एक पैरामीटर बनाना है और उसमें आपने पास करने हैं एक सेकंड, ऑप्शंस डॉट मेथड एक हमने यूज करवाना है, यूज जो हम लोगों ने कमांड में यूज किया था, यूज एसक्यूएल वाला मेथड है हमारे पास, यूज एसक्यूएल सर्वर ये मेथड है जिसमें आप पास करेंगे अपना कनेक्शन जो ऊपर बना चुके हैं हम लोग। अभी दो एरर्स हैं इनको सॉल्व करने का तरीका, पहले बात तो ये कि जो मेथड है ये इसलिए अभी मौजूद नहीं क्योंकि इसके लिए आपको कोर का रेफरेंस सेट करना है, ये आपका रेफरेंस सेट हो गया कोर का, तो मेथड का एरर सॉल्व हो गया। दूसरा ये एरर था हमारे पास क्लास का रेफरेंस ऐड करना है, तो आप मॉडल का रेफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये सेकंड एरर भी आपके पास हो जाएगा रिजॉल्व। तो इसी के साथ हमने जो स्टेप नंबर थर्ड था वो भी हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है, और डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ जो कि हमारे पास था कंट्रोलर और व्यूज क्रिएट करना। कंट्रोलर के लिए हम सिंपल चलते हैं कंट्रोलर्स के फोल्डर पे, और यहाँ पे ऑलरेडी कंट्रोलर मुझे मिल रहा है क्योंकि मैंने टेम्पलेट यूज किया हुआ था, लेकिन मुझे इससे कोई खास जरूरत नहीं है, तो हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। लेकिन इस दफा कंट्रोलर जो आपने लेना है वो लेना है यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। इससे फायदा ये है कि हमारे पास जो बेसिक व्यूज होते हैं, इंडेक्स का व्यू, क्रिएट का व्यू, अपडेट वगैरह के जो व्यूज होते हैं किसी भी क्रूड एप्लीकेशन में यूज होने वाले हैं, वो तकरीबन हमें यहाँ पे सारे इनबिल्ट मिल रहे होते हैं, जिस जिस फीचर को हम कहते हैं स्केप फोल्डिंग, स्केप फोल्ड के थ्रू हमें मिल रहे होते हैं सारे फीचर ये। अब हमने यहाँ पे जो मॉडल क्लास है अपनी वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मॉडल क्लास अभी मेरे पास जो थी वो है मेरे ख्याल से स्टूडेंट के हवाले से थी, देखिए स्टूडेंट का मॉडल है ना हमारे पास, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज बनाई है अपनी सारी बड़ी बनाई हमें जो मिल गई है। इसके अलावा जो कॉन्टेस्ट क्लास है वो पीआर करके आ रही है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट मॉडल्स के लिए एक ही ये पीआर क्लास जो मेरे पास है ये सफिशिएंट है।
बाकी फोल्डर का नाम, सॉरी कंट्रोलर्स का नाम है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लिएगा, एस लगा हुआ है, और आप कर लें इसको सेव। तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली कोड की जनरेशन करेगा, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल वर्ड में स्केप फोल्डिंग। क्योंकि आफ्टर स्केप फोल्डिंग वी हैव आवर अदर विद व्यू। यहाँ पे आपके सामने सारे मेथड है, डिटेल्स का, क्रिएट का, एडिट वगैरह के जितने भी कॉमन यूज होने वाले मेथड हैं सब हमारे पास अवेलेबल है। और नोट जस्ट मेथड, हम अगर व्यूज पे जाएं तो यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड सारे व्यूज भी यहाँ पे इनेबल है। तो तकरीबन एप्लीकेशन हमारी जो है ना कंप्लीट हो चुकी है, बस अब इसको हमें रन करना है। तो एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन, और एक तरफ मैं डेटाबेस भी आपको दिखा दूँ। तो ये अब तक का हमारे पास जो है ना डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। और अब जो एप्लीकेशन को हमने एग्जीक्यूट किया है उसके थ्रू हम इस डेटाबेस में अपने रिकॉर्ड्स की एंट्री कर रहे होंगे। बाय डिफॉल्ट तो ये होम कंट्रोल को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम स्ट्रेट जाएंगे स्टूडेंट्स कंट्रोलर पे, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर का नाम था वो स्टूडेंट्स था। यहाँ पे आपके सामने तकरीबन जो इंडेक्स व्यू है वो फायर फायर होगी। आप सिंपल आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करके क्रिएट के व्यू पे मूव कर सकते हो, और यहाँ से अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले अगर हम सबमिट करेंगे डायरेक्ट विदाउट एनी राइटिंग, तो आपके सामने जो एज की फील्ड है ना, सिर्फ इसको ये बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्ड करके दे रहा होता है, आपको बाकी फील्ड्स को रिक्वायर्ड नहीं करता है। तो अगर आपको बाकी फील्ड भी रिक्वायर्ड करनी है तो आप एनोटेशन की मदद से रिक्वायर्ड कर सकते हो। इसके ऊपर हम ऑलरेडी सेपरेट लेक्चर कवर कर चुके हैं फॉर्म वैलिडेशन के हवाले से। बहरहाल तो इसमें हम सिंपल एंट्री करते हैं किसी भी रिकॉर्ड की। सॉरी, ये हम स्टूडेंट के हवाले से कर रहे हैं तो ये एक थोड़ी सी आउट हो गई है, और हम करते हैं सिंपल क्रिएट। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड की इसने इंसर्शन कर दी है, और आपके सामने अंडरस्टूड बात है डेटाबेस के अंदर भी रिकॉर्ड जो है इंसर्ट हो चुका होगा। रिफ्रेश करें, आपके सामने रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो नोट जस्ट इंसर्शन, आप जो है ना यहाँ पे सारे जो फीचर हैं वो यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे लाइक कि आप डिटेल्स पे जाके इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, और यहीं से आप इसको एडिट करके मतलब जो है ना इन्फॉर्मेशन को अपडेट भी करवा सकते हो। ठीक है, और लास्ट में आप इस इन्फॉर्मेशन को डिलीट भी कर सकते हो। तो ये सारे हमें जो फीचर मिल रहे हैं ये स्केप फोल्डिंग के थ्रू, जो हमने कंट्रोलर यूज किया है ना उसके थ्रू मिल रहे हैं, वरना ये सारा काम आपको मैनुअली करना पड़ रहा होता। तो ये चीज हो गई है। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर किसी के माइंड में अराइज हो रहा होता है वो ये कि अभी तक तो हमने ये डेटाबेस को देखते हुए अपना मॉडल बना लिया और पूरी फीचर हमारे पास चल रहा है, लेकिन कल को डेटाबेस में मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस ऑफ कि अगर डेटाबेस को बढ़ाना है, आपने टेबल को इंक्रीज करना है, तो फिर हमारे एप्लीकेशन क्या लुक एंड फील होगा, क्या उसकी पोजीशन होगी। तो करते हैं काम कि अगर फॉर सपोज मेरे पास यही डेटाबेस है लेकिन इसके अंदर टेबल का इजाफा हो जाता है, तो सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर डमी पर्पस। तो हम यहाँ पे कोई भी एक टेबल हम क्रिएट कर लेते हैं, फॉर सपोज हम यूजर के लिए कर लेते हैं, तो आईडी इसको हम कर लेते हैं इंटीजर के अंदर, यूजर नेम इसको हम कर लेते हैं बेसिकली वाउचर के अंदर, और एक कर लेते हैं पासवर्ड। ये जस्ट डमी के लिए आपको दिखाने के लिए कि अगर कोई भी टेबल आप इंक्रीज करोगे तो फिर उसका इम्पैक्ट आपकी एप्लीकेशन पे किस अंदाज में होगा, सिर्फ उसलिए। आईडी को आप कर लें प्राइमरी की, और आप यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है इसको भी आप कर दें। ठीक है, यूजर के नाम से मैंने टेबल को क्रिएट कर लिया। अभी डेटाबेस में टेबल आ चुका है, आप रिफ्रेश करके टेबल देख सकते हो। लेकिन इस टेबल से रिलेटेड कोई मॉडल क्लासेस कोई भी जनरेट अभी नहीं हुई है, क्योंकि वो हमने करवाई है जनरेट। जब तक कोई चीज़ आप जनरेट करवाते नहीं हो तो ऑटोमेटिक तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हर चीज़ हमें करवानी पड़ती है। आपके सामने प्रोजेक्ट हमारा वहीं का वही है, मॉडल क्लास सिर्फ स्टूडेंट की अवेलेबल है। और अगर आप कॉन्टेक्स्ट पे जाएंगे तो कॉन्टेक्स्ट में भी सिर्फ डीबी सेट के अंदर सिर्फ स्टूडेंट को ही हम कॉल कर रहे हैं, यूजर की हम कोई बात नहीं कर रहे। तो इस पर्पस के लिए हमने कि जो अगर मॉडल में कोई मॉडिफिकेशन करवानी है डेटाबेस के थ्रू, और डेटाबेस को हमने बाद में अपडेट किया है, तो हमारे पास एक कमांड अवेलेबल है बेसिकली, जिसके थ्रू हम ये सारा काम कर सकते हैं। कि यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि इफ यू अपडेट अवर डेटाबेस देन हाउ वी कैन अपडेट अवर मॉडल्स। मॉडल को अपडेट किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से भी हमने डेटाबेस को अपडेट किया। तो कमांड देखें आपके सामने, तकरीबन वही कमांड है, सिर्फ आखिर में एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है फोर्स का। इसको आप एक आर्गुमेंट भी कह सकते हो, आखिर में एक नया आर्गुमेंट आ गया फोर्स का। बाकी तकरीबन आपकी कमांड जो है ना वही जो कि थोड़ी देर पहले हमने फायर करी थी। तो अगेन इस हम कमांड को रन करते हैं, और ये कमांड आपके लिए जो अपडेटेड रिकॉर्ड होगा डेटाबेस का उससे रिलेटेड आपके जो एप्लीकेशन है उसको मॉडिफाई कर देगी। तो अब मैं कमांड राइट डाउन कर लेता हूँ। ओके, तो ऑलमोस्ट कमांड हमारी
वही है, सिर्फ आपने आखिर में आके यहाँ पे हाइफन ऐड करना है और उसके बाद फोर्स का जो कीवर्ड है वो ऐड कर देना है, जिसके थ्रू ये होगा कि अब जो नया टेबल बना है या जो भी आपके पास नई चीजें आई हैं वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। आप सिंपल यहाँ पे करें इंटर, ठीक है, तो आपके सामने ये यूजर की क्लास भी मौजूद हो गई है, ठीक है, और जिसमें जो फील्ड्स थी वो फील्ड्स भी आ गई हैं। और कॉन्टेस्ट क्लास में आप आओगे तो यहाँ पे आपके सामने जो सेकंड डीबी सेट था जो कि बना यूजर्स के लिए, ये भी अवेलेबल हो गया, ठीक है। कॉन्टेस्ट क्लास हमारी एक ही है लेकिन दोनों मॉडल्स को मैनेज कर रही है। अच्छा, अब अगर इसका क्रूड देखना हमने तो सिंपल है, कंट्रोलर पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंट्रोलर। यहाँ से आप जो है ना इंटिटी कंट्रोलर जो चूज करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा देखिए, जो कॉन्टेक्स्ट क्लास है उसने ऑटोमेटिक पिक कर लिए। सिर्फ आपने क्या करना है, मॉडल क्लास के ऊपर बात करनी है, क्योंकि मॉडल क्लास आपकी चेंज होगी। तो मॉडल क्लास अभी मेरे पास जो है वो है बेसिकली यूजर क्लास है, तो यूजर क्लास ले ली मैंने, बाकी हर चीज सेम रहेगी। कंट्रोलर का नाम है यूजर्स कंट्रोलर और आप कर दें ऐड। तो हर एक चीज हमने वही रखनी है, सिर्फ अगर जब जब डेटाबेस में अपडेशन होगी सिर्फ एक कमांड जो बताई मैंने आपको फोर्स करते हुए, फोर्स का कीवर्ड लगाते हुए, वो कमांड आपने फायर कर देनी है और आपके लिए ये अपडेट हुए हुए डेटाबेस की एक कॉपी करके आपके पास ले आएगा, ठीक है। जो भी चेंजेस करी होंगी वो उन चेंजेस को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। कंट्रोलर आगे हमारे पास एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं एक दफा और क्लास को यहाँ पे अब माइंड अप करेंगे। फिर कमिंग क्लास से आके इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा वो जो ऑथेंटिकेशन अथराइजेशन का काम है डॉट नेट कोर के अंदर, वो हम कर लेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो मैं डायरेक्ट टारगेट करता हूँ यूजर की कंट्रोलर को। अच्छा, यूजर से बेसिकली नाम, इसलिए वो एरर दे दिया उसने। कनेक्शन वाज रीसेट, रीलोड, एक सेकेंड, यूजर्स, ठीक है। ये हमारे पास एक यूजर का क्रूड ओपन हो गया और यहाँ पे आप यूजर की भी सक्सेसफुली एंट्री करवा सकते हो। आप कोई भी यूजर नेम सेट करके उसका पासवर्ड सेट करके क्रिएट करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम मल्टीपल मॉडल्स को भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारे पास लेक्चर था आज का। इंशाल्लाह कमिंग क्लास में आके किसी और टॉपिक के साथ हम डॉट नेट कोर को कंटिन्यू करेंगे।